Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about excretion in animals. आज के हम अपने लेक्चर के अंदर देखेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में कि जानवरों के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस अमल को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। बट वी हैव ऑलरेडी सेड दैट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन स्पेशली इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। लेकिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्सक्रीशन का अमल है उसके अंदर हम मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं, यानी मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का जो अमल है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। शुरू में वो कहते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि वाटर भी जो है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर खारिज हो सकता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हमने कहा था एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। जब बाहर वाले इन्वायरमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो अंदर वाला जो इन्वायरमेंट है सेल का वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, यानी उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर से वाटर जो है वो निकलकर बाहर इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, ये एक्सक्रीशन हो रही है, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो खारिज हो रहा है। तो यानी वाटर को भी जो है हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर ले सकते हैं एक हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से जो साल्ट हैं वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं। साल्ट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हमने कहा था कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। तो अब क्या होगा, यानी अंदर वाला जो सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, यानी अंदर का जो उसके मटेरियल है वो कैसा है, सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो हाइपरटोनिक है, यानी उसके अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और बाहर वाला जो सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, वाटर जो है वो इंटर होगा सेल के अंदर और सेल के अंदर से जो साल्ट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर जो साल्ट है उसको हम एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर देख सकते हैं। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये वेस्ट मटेरियल के तौर पर बनते हैं या फिर मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं जिस वक्त लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होते हैं। वी कैन से दैट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट मटेरियल बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जिस वक्त लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होते हैं, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बनते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी हमने कहा था जो एक्सक्रीशन का अमल है उसके अंदर हम मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं। फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है ये प्रोड्यूस होंगे जिस वक्त प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा। We can say that the nitrogenous waste materials are produced by the metabolism of proteins। जिस वक्त प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके मेटाबोलाइज होने से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब प्रोटीन का जिस वक्त मेटाबॉलिज्म होता है तो सबसे पहले जो अमल होता है वो होता है डीएमिनेशन। इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म द फर्स्ट प्रोसेस दैट अकर इज नोन एज डीएमिनेशन and during the process of deamination the amino group is removed from the amino acids। अमाइनो एसिड से क्या होगा, जो अमाइनो ग्रुप होगा वो रिमूव हो जाएगा, यानी NH2 ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा। किस चीज से, अमाइनो एसिड से। प्रोटीन जो है वो मिलकर बनी हुई है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है तो सबसे पहले प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के अंदर टूटेंगी, फिर अमाइनो एसिड्स जो है उनसे रिमूव हो जाएगा NH2 ग्रुप यानी अमाइनो ग्रुप, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएमिनेशन का। The process of the removal of amino group from the amino acids is known as deamination। डीएमिनेशन वो अमल है कि जिसके अंदर अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है।
उसके बाद अब ये जो अमाइनो ग्रुप रिमूव हुआ है इसका क्या किया जाता है, दो तरीके हो सकते हैं, या तो इसको रीयूज कर लिया जाए या फिर इसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। दिस अमाइनो ग्रुप इज आइदर रीयूज्ड और रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब ये जो अमाइनो ग्रुप होता है इसको या तो दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा या फिर इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब ये जो अमाइनो ग्रुप होता है ये अमूमन जो है वो बॉडी के अंदर रीयूज नहीं होता, इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। द अमाइनो ग्रुप इज यूजुअली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो अमाइनो ग्रुप होता है इसको अमूमन हम क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजनस ये जो ग्रुप है अमाइनो ग्रुप जो है इसको किस तरह से रिमूव किया जाएगा, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करने के लिए इसको जो है डिसॉल्व किया जाएगा वाटर के अंदर और ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। To remove the amino group from the body, it is first dissolved into the water to remove out from the body. अमाइनो ग्रुप को बॉडी से बाहर निकालने के लिए इसको सबसे पहले वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है ताकि इसको क्या किया जा सके, बॉडी से रिमूव किया जा सके। अब बॉडी से रिमूव क्यों किया जा रहा है, क्या वजह है, बिकॉज द एलिवेटेड लेवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कैन कॉज कन्वल्जन, कोमा और इवन डेथ ऑफ द पेशेंट। क्या काज कर सकता है, ये जो एलिवेटेड लेवल है नाइट्रोजनस वेस्ट का, बढ़ा हुआ जो लेवल है बॉडी के अंदर, जो नाइट्रोजनस वेस्ट की ज्यादा मिकदार है उससे दौरे पड़ सकते हैं, पेशेंट जो है वो कोमा की हालत में जा सकता है या फिर इवन पेशेंट की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से इसको निकाला जाना क्या है, बहुत जरूरी है। इट इज एसेंशियल टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी because the elevated level of these substances or these waste material is harmful for the body। क्योंकि ये जो एलिवेटेड लेवल है, ये जो बढ़ा हुआ लेवल है नाइट्रोजनस वेस्ट का, ये बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो इस वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना क्या होता है, एसेंशियल होता है, यानी जरूरी होता है। The nitrogenous waste are usually removed in the form of ammonia, urea and uric acid. There are three major forms by which the nitrogenous waste materials are removed out from the body। तीन मेजर फॉर्म्स हैं, तीन मेजर आपके लिए हालतें हैं जिन सूरतों में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब वो तीन फॉर्म कौन सी हैं, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। ये तीन मेजर फॉर्म्स हैं जिनके जरिए से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। द लोअर अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिनिन, ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड। जो थोड़ी सी मिकदार है नाइट्रोजनस वेस्ट की वो क्रिएटिन और ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड की फॉर्म में भी रिमूव की जाती हैं। यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इन फॉर्म के अंदर भी थोड़ी सी मिकदार में रिमूव किया जाता है। एंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स द नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। और बहुत ही कलील मिकदार के अंदर, बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की शक्ल में भी रिमूव किया जा सकता है। We can say that in a very small quantity, in a very small amount, the nitrogenous waste material are also removed in the form of amino acids, purines and pyrimidines। अमाइनो एसिड तो हम जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के, यानी अमाइनो एसिड मिलकर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अब ये प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स क्या हैं, ये दोनों जो है नाइट्रोजनस बेसिस हैं। प्यूरिन्स जो है वो डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं जैसा कि एडिनिन और गवानिन, और जो पायरिमिडीन्स हैं ये क्या है, सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी एक रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस हैं जिनके अंदर हमारे पास आ जाएगा साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो ये क्या है, पायरिमिडीन्स की एग्जांपल है साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजनस वेस्ट के फॉर्म्स के अंदर अमूमन निकाले जाते हैं वो हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा फॉर्म के अंदर जो है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। थोड़ी सी मिकदार जो है वो रिमूव की जाती है क्रिएटिन और ट्राइमिथाइल अमाइनो ऑक्साइड की फॉर्म में, और बहुत ही कलील मिकदार यानी थोड़ी सी मिकदार जो है वो अमाइनो एसिड, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स की फॉर्म में भी रिमूव की जाती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस है, प्यूरिन्स जिनको हम कह रहे हैं डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है, यानी दो रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस है। और इसी तरह से अगर हम बात करें पायरिमिडीन्स की, जो कि सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस है, यानी एक रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस है,
इनका जिस वक्त मेटाबॉलिज्म होता है तो इनके मेटाबॉलिज्म से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसके अलावा ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन और एलेंटोइन बनते हैं। We can say that the metabolism of nitrogenous bases such as purines and pyrimidines produces ammonia, urea, uric acid, xanthine, hypoxanthine and allantoin। तो इस तरह के कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं जिस वक्त प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स। मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट्स के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो किस किस्म के प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है जानदार जिस इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा होता है उसके पास जिस तरह की वाटर अवेलेबिलिटी होती है उसके लिहाज से क्या होता है, उसका वेस्ट मटेरियल होता है, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो उसी फॉर्म के अंदर जो है वो रिमूव करता है कि जिस तरह की उसके पास वाटर अवेलेबिलिटी है। अगर हम बात करें अमोनिया की, अमोनिया के फॉर्म में जो नाइट्रोजन 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए तकरीबन 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर होता है। नियरली 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करने के लिए तकरीबन 500 मिलीलीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी रिक्वायर है अमोनिया की फॉर्म में, तो ये किस इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिमूव किया जाएगा। तो अमोनिया को जो है वो इस तरह के इन्वायरमेंट में वेस्ट मटेरियल के तौर पर रिमूव किया जाएगा कि जहां पर वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। तो वाटर वाले इन्वायरमेंट में जो रहने वाले जानदार हैं, यानी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो जानदार रहते हैं वो अपने वेस्ट मटेरियल जो है नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को अमूमन अमोनिया की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करते हैं। क्यों अमोनिया की फॉर्म में रिमूव करते हैं? क्योंकि अमोनिया के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए उसको निकालने के लिए। तो इस वजह से क्योंकि वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं जानदार जैसे कि फिशेस, अब वो क्या करती हैं आसानी से वाटर को ड्रिंक करके उस अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है अमोनिया की शक्ल में जो है वो रिमूव कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया इज केप्ट एज वेस्ट प्रोडक्ट इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अमोनिया को फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो है वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर रखा जाता है। एंड 500 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करने के लिए तकरीबन 500 मिलीलीटर पानी जो है वो दरकार होता है। अब इसकी एग्जांपल की बात करेंगे, किन जानदारों के अंदर अमोनिया की फॉर्म में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। तो फिशेस जो हैं फ्रेश वाटर फिशेस, तो फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको अमूमन अमोनिया की शक्ल में बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा जो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट का, जिस फॉर्म के अंदर यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है वो है यूरिया। अब अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है लीवर के अंदर। अब ये जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसके जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मेटाबॉलिक पाथवे which is involved in the production of urea is known as यूरिया साइकिल। वो मेटाबॉलिक पाथवे कि जिसके जरिए अमोनिया को यूरिया में तब्दील किया जाता है उस मेटाबॉलिक पाथवे को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। We can say that urea is kept as excretory product in that environment where there is a moderate supply or the restricted supply of water। एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर पानी की सप्लाई क्या हो, मॉडरेट हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, यानी कभी पानी अवेलेबल हो कभी ना हो, यानी जैसा कि हमारा इन्वायरमेंट है, यानी मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो हैं इनको क्या होता है पानी अमूमन जो है वो कभी दरकार है कभी नहीं दरकार। यानी इस वक्त अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं पानी नहीं पी रहा, यानी पानी के बगैर यहाँ पर खड़ा हूँ तो अब मेरे पास क्या है वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी पी लूँगा। तो कभी अवेलेबल है कभी नहीं है, यानी कॉन्स्टेंटली हम वाटर के अंदर नहीं रह रहे या फिर हम कॉन्स्टेंटली जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। तो इस तरह के जानदार जिनको मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है यानी मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की, उनके अंदर
जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो यूरिया के फॉर्म में रिमूव किए जाते हैं। एंड 50 ml वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तकरीबन 50 मिलीलीटर पानी की जरूरत पड़ती है यूरिया की फॉर्म में 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह के जानदार जो है वो यूरिया की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स, इंसान जो है वो क्या करते हैं, यूरिया की फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं। आर वी कैन से दैट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो अमूमन यूरिया के फॉर्म में जो है वो अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, बात करें यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो थर्ड फॉर्म है, थर्ड मेजर प्रोडक्ट है जिसके जरिए जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जाता है। वी कैन से दैट the uric acid is kept as excretory product in that environment where there is acute shortage of water। एक ऐसे environment के अंदर यूरिक एसिड को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर रखा जाएगा जहां पर वाटर की सप्लाई क्या होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है, बिल्कुल महदूद सप्लाई है, यानी तकरीबन पानी जो है वो ना होने के बराबर है। डेजर्ट्स वगैरह जो हो गए इस तरह के एनवायरनमेंट में, या फिर एरिड एनवायरनमेंट यानी हवा वाले जैसे कि बर्ड्स हो गए, उनको जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। तो इस तरह के जानदारों के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है उनको यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव किया जाता है। अब यूरिक एसिड की फॉर्म में क्यों रिमूव किया जाता है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि यूरिक एसिड की फॉर्म में 1 ग्राम नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर वाटर ही रिक्वायर्ड होता है। वी कैन से दैट only 1 ml water is required to remove 1 gram nitrogen in the form of uric acid। यूरिक एसिड की शक्ल में 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 मिलीलीटर पानी दरकार होता है। तो इस वजह से जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है वाटर की, उस इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव किया जाता है। अब इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे किस तरह के जानदारों के अंदर जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव किए जाते हैं, तो बर्ड्स, जितने भी बर्ड्स हैं वो अमूमन क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बॉडी से रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास वाटर की जो सप्लाई है वो भी होती है लिमिटेड होती है, महदूद होती है, इस वजह से। उसके बाद 3 टर्म और आ जाती हैं इससे पहले ही। ऐसे जानदार जो अमोनिया की शक्ल में अपने वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं, उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक। Those organisms which remove their nitrogenous waste material in the form of ammonia are known as ammoniotelic। In the same way, those organisms which remove their nitrogenous waste materials in the form of urea are known as ureotelic। ऐसे जानदार जो यूरिया की शक्ल में अपने नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेंगे उनको हम यूरियोटेलिक का नाम देते हैं। And in the same way, those organisms which remove their nitrogenous waste material in the form of uric acid are known as uricotelic। ऐसे जानदार जो यूरिक एसिड की शक्ल में क्या करेंगे, अपने वेस्ट मटेरियल को या नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालेंगे, उनको हम यूरिकोटेलिक का नाम देते हैं। तो ये भी 3 टर्म है, ये लिख लीजिएगा इनके साथ ही। उसके बाद यूरिया साइकिल को अगर हम देखें बाकायदा कि किस तरह से यूरिया साइकिल जो है वो लीवर के अंदर परफॉर्म होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन की, तो हमने कहा मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया इज नोन एज यूरिया साइकिल। सबसे पहले जो है आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अक्सर 2 नंबर के शॉर्ट में आ जाता है ड्रा द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को ड्रा करना होता है, तो ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो इसको आप अच्छे से देख लें। तो क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर पहले से मौजूद होती है ऑर्निथीन।
ऑर्निथीन के साथ जो है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको हम कहते हैं सिट्रोलीन। सिट्रोलीन के साथ जो है वो एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल जो है कंबाइन करेगा और नया जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आर्जिनिनोसक्सिनेट। फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट जो है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन के अंदर। आर्जिनिन से जो है फिर आर्जिनेज एंजाइम क्या करता है, यूरिया को अलग करवा देता है और दोबारा ऑर्निथीन बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यूरिया साइकिल के अंदर टोटल 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होते हैं पहले से मौजूद ऑर्निथीन के साथ। दोबारा देखें, लीवर में मौजूद होती है पहले से ऑर्निथीन। ऑर्निथीन जो है वो कंबाइन करती है एक मॉलिक्यूल अमोनिया और एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और नया बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसको हम कहते हैं सिट्रोलीन। फिर सिट्रोलीन जो है वो एक और अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद जो नया बनने वाला कंपाउंड होगा वो होगा आर्जिनिनोसक्सिनेट। आर्जिनिनोसक्सिनेट फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन के अंदर और आर्जिनिन से जो है वो यूरिया को अलग करवा देता है आर्जिनेज एंजाइम और दोबारा ऑर्निथीन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन जाती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने देखा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, उनके अंदर वेस्ट मटेरियल जो है वो किस किस्म के होते हैं और उनको किस तरह से रिमूव किया जाता है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।